हेलो फ्रेंड, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग देख रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन फूड। कौन कौन सा ऐसा एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर है जो फूड को प्रिजर्व करता है या तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पीएच का इफ़ेक्ट क्या होता है फूड पे, और दूसरा था आपका रिडॉक्स पोटेंशियल। आज हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग में देखेंगे आपका न्यूट्रिएंट का क्या इफ़ेक्ट होता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, और दूसरा है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट का देखते हैं। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जितने भी माइक्रोब्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंजाई हो या ईस्ट हो, उन सबको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी आपका फूड है या तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होगा या फैट होगा या तो प्रोटीन होगा। ये तीन कैटेगरी है फूड का। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी सर्वाइवल के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर केसेस में जो माइक्रोब्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी जो मोनोसेक्राइड होते हैं यानी कि ग्लूकोज। तो आपका जो फूड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, यानी कि उनका भी सोर्स ऑफ एनर्जी वही है। तो जितने भी फूड होंगे उनके ऊपर माइक्रोबियल्स अटैक होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए भी न्यूट्रिएंट चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को अगर कंसीडर करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोसेक्राइड है वो मोस्ट कॉमन है। दूसरा है आपका ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड में एक आपका लैक्टोज होता है जो कि डाइसेक्राइड फॉर्म में है। लैक्टोज को यूज करता है आपके मिल्क के अंदर। जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टोज को यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि उसका ब्रेकडाउन करके वो एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करता है। तो इस तरह से लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वही आगे जा कर के आपके मिल्क को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। उसके बाद अगर आप देखें प्रोटीन, तो प्रोटीन को जो बैक्टीरिया खाएगा उसको हम लोग प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ज़्यादातर प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया जो है उसमें सूडोमोनास का ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है। और आप जानते हैं कि सूडोमोनास एक पैथोजन ऑर्गेनिज्म है और वो टॉक्सिक रिलीज करता है। तो इस तरह से अगर आपका प्रोटीन में सूडोमोनास का ग्रो होना शुरू हो गया है तो वो प्रोटीन जो भी फूड के फॉर्म में है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है आपका लिपिड। फैट को यूज करेगा, उन सबको हम लाइपोलिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो लाइपोलिटिक बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर आपका एरोबिक टाइप का होगा और इसमें मोस्ट कॉमन है आपका सूडोमोनास। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो न्यूट्रिएंट वही है जो आपके लिए फूड का काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग में वाटर। वाटर इज़ अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना वाटर के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि आप जो दूसरे ग्रह पे जाते हैं, चाहे वो आप चांद पे चले जाइए या मंगल ग्रह पे चले जाइए, वहाँ पे अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी प्रूफ नहीं हुई है। इसके पीछे यही रीज़न है कि वहाँ पे वाटर अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक वाटर नहीं होगा तब तक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी केस में यही है कि जो भी फूड मटेरियल होंगे उसमें अगर वाटर का प्रेजेंस होगा तो आपका जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो या फंगस हो, मोल्ड हो, वो ग्रो कर जाएगा। तो हम देखेंगे कि किस तरह से वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है किसी भी फूड में, उसके अकॉर्डिंग माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है। वाटर अवेलेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं AW से, और प्योर वाटर का जो वैल्यू होगा अवेलेबिलिटी का वो 1 होता है। AW जो होगा उसका वैल्यू 1 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू भी AW का 1 होगा। अगर आप इसको
फार्मूला इसका अगर आप निकालना चाहें तो AW इजकल टू वेपर इन सॉल्यूशन बटा में वेपर इन सॉल्वेंट, ये इसका फार्मूला है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उनको कितना वाटर चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ हमने एक चार्ट बनाया है, जैसे अवेलेबल वाटर फॉर माइक्रोब्स, इसको आप देखिए। बैक्टीरिया के लिए जो अवेलेबल वाटर होना चाहिए वो 0.9 होना चाहिए। ईस्ट के लिए आप देखिए 0.85 है, मोल्ड के लिए 0.6 है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है अवेलेबल वाटर का 1 है। तो ये जो 3 कैटेगरी माइक्रोब्स का है जो किसी भी फूड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसका वैल्यू आप देख रहे हैं लेस देन 1 है, यानी कि 1 से नीचे ही है। और अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट फूड है जिसको ये सारे माइक्रोब्स अफेक्ट करके डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। उसी से आप कंसीडर करेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जा कर के अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप देखिए सॉल्ट, शुगर एंड सीरियल्स, यानी कि पल्सेस, नमक, चीनी और दाल, इसकी जो अगर आप वाटर वैल्यू आप देख रहे हैं तो आप देखिए 0.1 से लेकर के 0.2 है। ठीक है, यानी कि 1 से कम है। तो अब आप यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप देखिए कंपेयर करके 0.1 और 0.2 के बीच में आपका चीनी है, नमक है और दाल है। इनके ऊपर कोई भी ये जो माइक्रोब्स है ये अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि इनको सरवाइव करने के लिए वाटर का अवेलेबल कितना होना चाहिए आप देख लीजिए, 0.9, 0.85, 0.6 तीनों का, और यहाँ पे अवेलेबल है 0.2। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत लंबे समय तक आपका शुगर, सॉल्ट और सीरियल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए चॉकलेट। चॉकलेट मोस्ट कॉमन आप यूज़ करते हैं खाने के लिए। इसकी जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो 0.6 है। ठीक है, 0.6 अब आप देखिए किसका है, बैक्टीरिया का 0.9 है, चॉकलेट पे बैक्टीरिया का असर नहीं होगा। ईस्ट का 0.85 है, इसका भी नहीं होगा। मोल्ड का देखिए 0.6 है, यानी कि चॉकलेट के ऊपर किसका इफेक्ट होगा, फंगस का, यानी कि मल्टी सेलुलर जो आपका फंजाई है मोल्ड, उसका इफेक्ट आपके चॉकलेट के ऊपर होगा, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन यानी वाटर की अवेलेबिलिटी मोल्ड के साथ शूट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि चॉकलेट को आप बहुत लंबे समय तक कहीं रखिए या ओपन करके रख दीजिए तो उस पर फंगस ग्रो करने लगता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए जैम एंड जेली। जैम एंड जेली का अवेलेबल वाटर का देख लीजिए क्या है, 0.6 से लेकर के 0.85 है। तो 0.6 से 0.85 के बीच में कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मोल्ड का देखिए 0.6 है और 0.85 यानी कि ईस्ट है। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वाटर अवेलेबिलिटी की रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका जैम एंड जेली के ऊपर ईस्ट और मोल्ड का इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिल्क। मिल्क का देखिए वाटर अवेलेबिलिटी की जो वैल्यू है 0.85 से लेकर के 0.93 है। ठीक है, तो 0.85 देखिए आपका ईस्ट का है और 0.93 यानी कि बैक्टीरिया। एंड मिल्क के अंदर कौन कौन अफेक्ट करेगा, ईस्ट और बैक्टीरिया। ये दो ऑर्गेनिज्म मिल्क को डिस्ट्रॉय करेंगे। और आप देखते भी होंगे कि मिल्क जो आपका ख़राब होता है वो बैक्टीरियल इफेक्ट से ही सबसे पहले होता है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे इस रेंज में मिल्क में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका टोमेटो सॉस एंड जूस। इसका जो वाटर अवेलेबिलिटी है आप देखिए 0.93 से लेकर के 0.98 है। ठीक है, टोमेटो सॉस एंड फ्रूट जूस जो आप पैकेज में यूज करते हैं, तो इसमें 0.93 और 0.8 में कौन आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है। देख रहे हैं ना, 0.93 एंड 0.98 आपका टोमेटो सॉस और फ्रूट जूस जो पैकेट के अंदर है उसमें बैक्टीरियल का इफेक्ट होगा, मोल्ड और ईस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए जो वाटर रेंज होने चाहिए वो आपका टोमेटो सॉस में नहीं है। तो इस तरह से आप देखे होंगे कि जो आपका टोमेटो सॉस होता है वो जो डिस्ट्रॉय करता है यानी जो ख़राब होता है वो ड्यू टू बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है बैक्टीरिया के
रेंज में उसके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट आप देखें हनी। हनी का जो आपका वाटर अवेलेबिलिटी की जो वैल्यू है वो लेस देन 6 है, यानी कि 6 से कम, 0.6 से कम है। तो 0.6 से कम होने की वजह से इसके ऊपर आप देखिए 0.6 मोल्ड का भी 6 है, यानी कि हनी, यहाँ पे भी हनी के ऊपर मोल्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ वाटर जो है वो 0.6 से कम है। ईस्ट का भी देखिए 0.8 है, हनी का लेस देन 0.6 है, बैक्टीरिया का 0.9 है, यहाँ लेस देन 0.6 है। तो हनी के ऊपर ना तो मोल्ड, ना ईस्ट, ना बैक्टीरिया, किसी का भी इफेक्ट नहीं होगा। यही कारण है कि हनी जो है, जो आपका प्योर हनी होता है, उसके ऊपर बहुत लंबे समय तक कोई भी माइक्रोब्स का इफेक्ट नहीं होता है और वो नेचुरली प्रिजर्व रहता है। तो इस तरह से आप हनी को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोबियल इफेक्ट है। अगर आपको, आप देख लें कि 0.6 मतलब लेस देन 0.6 से कम अगर किसी भी फूड को आप वाटर का रेंज कर देंगे तो वो लंबे समय तक सेल्फ प्रोटेक्ट हो सकता है। इस तरह से आप देख रहे थे कि किस तरह से जो फैक्टर्स हैं वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रेगुलेट करता है, बैक्टीरिया हो या फंजाई हो। तो ये 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।